दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। आज हम चलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। भैया बहनों, केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। भैया बहनों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है और इससे कुपोषण से भी बचा जा सकता है, कुपोषण को कम किया जा सकता है। भैया बहनों, आज हम देखते हैं पानी, बिजली, सड़क, फिर हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था, क्या इसको हम अपने पैसे से खरीद सकते हैं? क्या पेयजल की व्यवस्था, क्या सुरक्षा की व्यवस्था, देश में सुरक्षा के लिए तैनात नौजवान, पुलिस, फिर सड़क बनाना, ये सभी को हम अपनी आय से नहीं खरीद सकते। इनसे हम सभी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। परंतु ये जब सुविधा जब सरकार द्वारा की जाती है, जो सबके लिए होता है, तो यह क्या कहलाता है? सार्वजनिक सुविधाएं। जो सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए सुविधा प्रदान करता है, तो इसलिए इसको सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। जिससे किसी एक का फायदा नहीं हो रहा है, किसी एक का लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इससे सभी का लाभ हो, सभी का फायदा हो और सबके लिए उसका उपयोग हो, तो वो सार्वजनिक सुविधाओं के दायरे में आता है। फिर मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक कैसे रहता है? आइए भैया बहनों, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश नाम सुना होगा आपने। वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। हम आज़ादी के समय की बात करें तो आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। 1991 में यहाँ 64% लोग साक्षर थे। मात्र 64% लोग यहाँ साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे। राज्य सरकार, वहाँ की जो राज्य सरकार है, पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क अथवा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की गई। कक्षा को सुचारू ढंग से कैसे संचालित किया जाए, शौचालय की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की सुविधा, ये सब व्यवस्था जुटाया गया। यह आश्चर्यजनक है कि 2005 में जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक बालिकाओं की शिक्षा पर औसत 1049 रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह खर्च 2005 रुपये था। ध्यान चाहूँगा भैया बहनों, पूरे देश में कितना? 1049 रुपये खर्च हो रहा था प्रत्येक बालक बालिका के प्रति, परंतु हिमाचल प्रदेश में यह खर्च 2005 रुपये किया गया। इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। फलस्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा एक चमत्कार स्वरूप वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या परिवर्तन हुआ? इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला कि यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है, जो छोटे बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें कमी आने लगी। साथ ही साथ हम और देखते हैं यहाँ लड़कियों की बाल मृत्यु दर में भी कमी आई। यहाँ की महिलाएं कामकाजी एवं आत्मविश्वासी होने लगी, अर्थात काम करने के लिए वो बाहर निकलने लगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं भैया बहनों, खुद भी घर से बाहर काम करने के लिए जब वो बाहर निकलने लगी तो हमारी बेटियां भी बाहर काम करने में सामने आने लगी, तो वहाँ से वातावरण परिवर्तन हुआ। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी हुई। इस प्रकार शिक्षा ने प्रदेश में काफ़ी बदलाव ला दिया। भैया बहनों, 2011 में जब जनगणना की गई तो यहाँ की साक्षरता दर 83.98% तक पहुँच गई
अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सार्वजनिक प्रयास किया गया, सार्वजनिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया और इसके कारण हम देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया। तब हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा पाने वाले छात्र छात्राओं का एक मूल्यांकन किया गया। तो वहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक कॉलम के माध्यम से बताने का प्रयास करूँ, ध्यान चाहूँगा, देखिएगा आपको दिख रहा होगा। यहाँ 1993 में छात्राएं कितना 39% और छात्र कितने 57% यहाँ पर साक्षर थे। मगर 2006 में छात्राएं कितने प्रतिशत 60% साक्षर हो गई, जबकि छात्र कितने 57 से बढ़ करके 75% लोग यहाँ के छात्र साक्षर हुए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि विकास के कोई एक ही मापदंड नहीं है। विकास के भैया बहनों अलग अलग मापदंड हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, साक्षरता, कुपोषण, इन सभी चीज़ों को हम मूल्यांकन करते हैं, तब उस देश के विकास का हमें पता चलता है। आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोषण का स्तर जैसे मानकों की कसौटी पर खरा उतरने वाला विकसित समाज की श्रेणी में रखा जा सकता है। भैया बहनों, विकास को हमें समझने के लिए बहुत सारे मापदंड अपनाने होंगे। विकास को समझने के लिए हमें बहुत सारे मापदंड पर अध्ययन करना होगा, तब जाकर के हम समझ सकते हैं कि किसी राज्य का या किसी देश का कितना विकास हुआ है। जब तक के हम इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे, तब तक विकास के मापदंड को समझ पाना या समझा पाना संभव नहीं है। मैंने हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण दिया कि वहाँ पर सार्वजनिक प्रयास किए गए, सभी लोगों ने, वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता, वहाँ के आम लोगों ने प्रयास किया, तब जाकर के साक्षरता दर में वृद्धि हुई और वहाँ के साथ साथ विकास समाज का और उस राज्य का विकास हुआ। भैया बहनों, ये बात हमें ये बतलाने का प्रयास किया है कि हम भी राज्य में और अपने परिवार में रह करके कैसे विकास कर सकते हैं, इसके लिए हमें भी चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो विकास को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इस कालखंड में इतना ही। धन्यवाद।